नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, इंस्पेक्टर मनोज और हुक्म का इक्का। इंस्पेक्टर मनोज और हुक्म का इक्का। कथा आशीष चटर्जी, चित्र प्रदीप साठे। सुबह के करीब 5 बजे का वक्त था, परंतु सुजान सिंह पार्क में अच्छी खासी चहल पहल थी। आसपास के इलाके के बच्चे, बूढ़े और जवान पार्क में अलग अलग जगहों पर व्यायाम क्रीड़ा करने में मशगूल थे। ठीक उसी समय एक मझले कद का बूढ़ा पार्क में दाखिल हुआ और हल्के कदमों से चहलकदमी करता हुआ पार्क में लगी शिवाजी की प्रतिमा के समीप पड़ी पत्थर की बेंच पर जा बैठा। रह रहकर उसकी निगाहें पार्क के द्वार की ओर उठ जाती थी। शायद उसे किसी का इंतजार था। लगभग 10 मिनट बाद आ गया हरामी। बहुत होशियार बनता है, लेकिन उसे नहीं मालूम कि हुक्म के इक्के से दुश्मनी लेकर उसने अपनी मौत को दावत दी है। उधर इंस्पेक्टर धर्मपाल बूढ़े के मनोभावों से बेखबर चलता हुआ प्रतिमा के समीप पहुंचकर रुक गया। अभी इंस्पेक्टर धर्मपाल को वहां पहुंचे मुश्किल से 2 मिनट ही गुजरे थे कि एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति उसके निकट पहुंचा। और मुझे पहुंचने में ज्यादा देर तो नहीं हुई? नहीं। अब बताओ, हुक्म का हिक्का कौन है? यहाँ हमारी बातें सुनने वाला कोई नहीं है। मैं वादा करता हूँ, जो कुछ तुम मुझे बताओगे उसे गुप्त रखा जाएगा। लेकिन बहुत सोचने के बाद मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी जुबान बंद रखूंगा। क्या? हुक्म के इक्के का राज फाश करके मैं अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहता। तुम्हें उसकी ताकत और दरिंदगी का अंदाजा नहीं है इंस्पेक्टर। मैं तो तुम्हें भी यही परामर्श दूंगा कि हुक्म के इक्के को गिरफ्तार करने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। शट अप। अगर तुमने मुझे हुक्म के इक्के के बारे में नहीं बताया तो मुझे तुम्हें अपराधी का राज छुपाने और प्रोफेसर भसीन को ब्लैकमेल करने के जुर्म में गिरफ्तार करना पड़ेगा। यह झूठ है तो सच क्या है? जल्दी बको। ठीक तभी। सच तुम्हें मैं बताता हूँ इंस्पेक्टर। कौन हो तुम? हुक्म का इक्का। बूढ़े का जवाब सुनते ही इंस्पेक्टर धर्मपाल का हाथ अपने होलिस्टर की तरफ लपका, लेकिन इससे पहले कि वह रिवॉल्वर निकाल पाता, धाएं! आह! धर्मपाल को गोली का निशाना बनते देख दूसरा व्यक्ति सिर पर पैर रखकर भागा, लेकिन धाएं! आई! दोनों को ठिकाने लगाते ही बूढ़ा पूरी ताकत से पार्क के द्वार की ओर दौड़ पड़ा। खून! खून! पकड़ो! पकड़ो! लेकिन बूढ़े के हाथ में रिवॉल्वर होने के कारण किसी में उसका पीछा करने की हिम्मत नहीं हुई। बूढ़ा जैसे ही सड़क पर पहुंचा, कम ऑन, हरी अप! फिर बूढ़े के कार में बैठते ही कार हवा से बातें करने लगी। ओह देखो, कार का नंबर गायब है। फौरन पुलिस को सूचना देनी चाहिए। खबर मिलते ही पुलिस दल घटनास्थल पर पहुंच गया। हटो, रास्ता छोड़ो। जल्दी ही सब इंस्पेक्टर खान जमीन पर बड़ी लाशों के निकट पहुंच गया। ओह, इंस्पेक्टर धर्मपाल! फिर पुलिस दल ने अपनी कार्यवाही शुरू कर दी। आवश्यक कार्यवाही निपटाने के बाद सब इंस्पेक्टर खान ने प्रत्यक्षदर्शियों के बयान एवं नाम पते नोट किए। फिर लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा स्वयं भी वहां से चल दिया। लगभग 11 बजे डीआईजी साहब ने इंस्पेक्टर मनोज को पुलिस हेडक्वार्टर में स्थित अपने ऑफिस में तलब किया और सुजान सिंह पार्क में हुए दोहरे हत्याकांड के बारे में बता दिया। इंस्पेक्टर धर्मपाल को एक खतरनाक ब्लैकमेलर, जो अपने आप को हुक्म का इक्का कहता है, गिरफ्तार करने का काम सौंपा गया था। मुझे मालूम है सर, धर्मपाल मेरा हमपेशा ही नहीं, मेरे खास दोस्तों में से एक था। उसे उम्मीद थी कि वह जल्दी ही हुक्म के इक्के को गिरफ्तार कर लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इंस्पेक्टर धर्मपाल की हत्या के बाद यह साबित हो चुका है कि हुक्म का इक्का एक ब्लैकमेलर ही नहीं बल्कि खतरनाक हत्यारा भी है। मैं हुक्म के इक्के को पकड़ने की जिम्मेदारी अब तुम्हें सौंपता हूँ। मैं हुक्म के इक्के को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश करूंगा सर। मुझे विश्वास है तुम अपने उद्देश्य में जरूर कामयाब होंगे। थैंक यू सर। यह हुक्म का इक्का केस की फाइल है। बेहतर होगा अपनी कार्यवाही आरंभ करने से पहले तुम फाइल को पढ़ लो। जी। वारदात और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान की विस्तृत जानकारी तुम्हें सब इंस्पेक्टर खान से मिल जाएगी। जी जनाब। और फिर इंस्पेक्टर मनोज डीआईजी साहब के कक्ष से बाहर निकल गया। बाहर आते ही, अब कहाँ चलना है सर? सुजानपुर चौकी। आधे घंटे बाद वे सुजानपुर चौकी के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर खान के कक्ष में थे। सर, सबसे अजीब और गौर करने वाली बात यह है कि हत्यारा बूढ़ा होने के बावजूद इतना तेज दौड़ रहा था कि देखने वालों को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह कोई बूढ़ा आदमी है। घटनास्थल के समीप कसरत कर रहे लड़कों में से एक ने तो यहाँ तक कह दिया कि वह कोई आदमी नहीं, औरत थी। व्हाट? उस लड़के का कहना था कि उस बूढ़े का शारीरिक गठन ऐसा था कि पीछे से देखने पर स्त्री का भ्रम होता था। इसके अलावा हत्यारा जिस कार में भागा था उसका नंबर भी गायब था।
इन सब बातों से साफ जाहिर है कि इंस्पेक्टर धर्मपाल की हत्या बड़े ही सुनियोजित ढंग से की गई है। लेकिन इसका क्या प्रमाण है कि हत्यारा इंस्पेक्टर धर्मपाल की हत्या करने के इरादे से ही वहां आया था? हो सकता है हत्यारा का इरादा उस दूसरे आदमी की हत्या करने का रहा हो और इंस्पेक्टर धर्मपाल की उसने अपने आप को खतरे से बचाने के लिए हत्या की हो। अगर ऐसा होता तो हत्यारा पहले इंस्पेक्टर धर्मपाल को निशाना न बनाता। फिर सब इंस्पेक्टर खान ने इंस्पेक्टर मनोज को लाशों की स्थिति की जानकारी दी। घटनास्थल के फोटोग्राफ्स कल आपके पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, पर क्या उस दूसरे मृतक की शिनाख्त हो गई? जी हाँ, वह शहर का मशहूर और पुराना फोटोग्राफर सुबीर सेन था। उसके परिवार में पत्नी के अलावा एक लड़की और एक लड़का है। दोनों बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं। आपने उनसे पूछताछ की? जी नहीं, उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि वे मेरे किसी भी सवाल का जवाब दे पाते। ठीक है, अब मैं खुद उनसे मिलूंगा। आप उनका पता मुझे दे दें। जी। तत्पश्चात सब इंस्पेक्टर खान से मकतूल सुबीर सेन के घर का पता ले इंस्पेक्टर मनोज हवलदार वीर बहादुर के साथ वहां से प्रस्थान कर गया। थाने पहुंचकर इंस्पेक्टर मनोज ने डीआईजी द्वारा सौंपी गई फाइल का अध्ययन किया। धर्मपाल को विश्वास था कि 1-2 दिन में वह हुक्म के इक्के की असलियत जान लेगा, पर हमें नहीं मालूम कि धर्मपाल को ऐसा विश्वास क्यों था। सर, हो सकता है फोटोग्राफर सुबीर सेन ही धर्मपाल साहब के विश्वास का कारण रहा हो। शायद सुबीर सेन साहब को हुक्म के इक्के की असलियत बताने के लिए ही पार्क में आया हो। अगर तुम्हारी बात सही भी मान ली जाए तो सवाल यह उठता है कि हत्यारे को उनकी मुलाकात की जानकारी कैसे हुई। सर, आप यह क्यों भूल रहे हैं कि हत्यारा पुरुष नहीं स्त्री भी हो सकती है। अगर वह स्त्री थी तो हो सकता है उस हत्याकांड में सुबीर सेन की पत्नी का हाथ हो। क्या बकते हो? लेकिन दूसरे ही पल हो सकता है हवलदार का ख्याल दुरुस्त हो। मुझे सुबीर सेन की पत्नी से मिलना चाहिए। पूछताछ के अलावा मुझे उसकी एक फ़ोटो भी खींचनी पड़ेगी। उसकी फ़ोटो से हत्यारे को पहचानने में आसानी होगी। यह विचार दिमाग में आते ही इंस्पेक्टर मनोज के होठ मुस्कुराने लगे। लगता है आप किसी नतीजे पर पहुंच चुके हैं सर। हाँ हवलदार, कभी कभी तुम्हारी जुबान मेरी बंद अकल के ताले को खोल देती है। हमें इस पहलू को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि हत्यारा स्त्री भी हो सकती है और हो सकता है उसने हुलिया बदलने के लिए नकली दाढ़ी मूंछ और बालों के लिए विग का इस्तेमाल किया हो। तुम शहर में मौजूद हर मेकअप की दुकान में जाओ और पता लगाओ कि कुछ दिनों के अंदर उनमें से किसी ने इस तरह का सामान किस किस को बेचा है। समझ गया सर, मैं अभी से अपनी तफ्तीश शुरू कर देता हूँ। इतना कहने के साथ ही हवलदार कक्ष से बाहर निकल गया। हवलदार वीर बहादुर के जाने के बाद अब मुझे भी सुबीर सेन की बेवा से मिलने में देर नहीं करनी चाहिए। फिर इंस्पेक्टर मनोज ने ड्रॉर में रखा एक लाइटर निकाला। इस सिगरेट लाइटर में फिट कैमरे की मदद से मैं सुबीर सेन की बेवा के मन में कोई शक पैदा किए बगैर उसकी फ़ोटो खींच सकता हूँ। और फिर लाइटर को अपनी जेब के हवाले करता हुआ वह कक्ष से बाहर निकल आया। थोड़ी देर बाद वह सुबीर सेन के घर की ओर जा रहा था। जब इंस्पेक्टर मनोज फोटोग्राफर सुबीर सेन के बंगले में दाखिल हुआ तो वहाँ मौत का सा सन्नाटा व्याप्त था। मुझे आपके पति की मौत का अफसोस है मिसेस सेन। आप हत्यारे को पकड़ने की बजाय हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने क्यों आए हैं? ऐसे मौके पर मैं आपको डिस्टर्ब तो करना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे कुछ सवालों का जवाब सिर्फ आप ही दे सकती हैं। मिसेस सेन ने बच्चों को दूसरे कमरे में भेजने के बाद कहा, पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? अगर आप बुरा ना माने तो मैं बैठ जाऊं? ओह, आई एम वेरी सॉरी, प्लीज़ सिट डाउन, थैंक यू। तत्पश्चात इंस्पेक्टर मनोज ने मिसेस सेन के सामने सोफे पर बैठते हुए सिगरेट का पैकेट जेब से निकालकर एक सिगरेट होठों से लगाई। फिर लाइटर निकालकर बड़ी सफाई से सिगरेट सुलगाने का प्रयास करते हुए मिसेस सेन का फोटो खींचा। मकसद पूरा होते ही इंस्पेक्टर मनोज ने ऐसा जाहिर किया जैसे सिगरेट सुलगाकर वह कोई भूल कर बैठा हो। ओह सॉरी, मुझे सिगरेट नहीं सुलगानी चाहिए थी। कोई बात नहीं, वो चेन स्मोकर थे, इसलिए खैर आप जो पूछना चाहते हैं पूछिए। आपको देखकर ऐसा नहीं लगता कि आप इतने बड़े बच्चों की माँ हैं। वे दोनों सेन साहब की पहली पत्नी से हैं। हमारी शादी को अभी सिर्फ 2 साल ही हुए थे कि अपनी बात पूरी करने से पहले ही मिसेस सेन सुबह उठी। कुछ देर के लिए इंस्पेक्टर मनोज खामोश हो गया। जब मिसेस सेन का क्रंदन कम हुआ, मिस्टर सुबीर सेन ने कभी आपसे हुक्म के इक्के का जिक्र तो जरूर किया होगा। हुक्म का इक्का? नहीं तो इन दिनों मिस्टर सेन का मेल जोल किन लोगों से ज़्यादा था? यह बताना तो मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि वे घर पर किसी को नहीं बुलाते थे। उनके मिलने जुलने वाले उनसे दुकान पर ही मिलते थे। पर हाँ, कल रात इंस्पेक्टर धर्मपाल का फ़ोन जरूर आया था। फ़ोन पर उनकी क्या बातें हुई यह मैं नहीं जानती। बस मुझे आपसे और कुछ नहीं पूछना है।
आप मुझे मिस्टर सेन की दुकान का पता और चाबी दे दें। लेकिन देखिए मिसेस सेन, दुकान की तलाशी लेना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। हो सकता है तलाशी में हमारे हाथ कोई ऐसा सूत्र लग जाए जो हमें हत्यारे तक पहुंचा दे। ठीक है, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। आप ठहरिए, मैं चाबी लेकर आती हूँ। और मिसेस सेन बगल वाले कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद वह लौटी तो उसके हाथ में चाबी थी। लीजिए, यह रही दुकान की चाबी। थैंक यू। काम पूरा होते ही चाबी मैं आपको लौटा दूंगा। जी। तत्पश्चात इंस्पेक्टर मनोज वहां नहीं रुका, लेकिन जब वह सुबीर सेन की दुकान पर पहुंचा तो दमकल विभाग के कर्मचारियों को दुकान में लगी आग को बुझाने की चेष्टा करते देख चौंक उठा। ओह, यह अचानक मिस्टर सेन की दुकान में आग कैसे लग गई? वह जीप से उतरकर दुकान के पास पहुंचा। यह आग जरूर हुक्म के इक्के की लगाई हुई है। शायद वह नहीं चाहता था कि उसका कोई भेद मेरे हाथ लगे। हेलो इंस्पेक्टर मनोज। दमकल अधिकारी की आवाज़ सुनकर मनोज की सोच टूट गई। तुम यहाँ कैसे दोस्त? अगर यही सवाल मैं तुमसे करूँ रमेश? अरे भाई, हमारा तो काम ही आग बुझाना है। किसी ने दुकान में धुआं उठते देख फ़ोन किया और हम पहुँच गए। क्या दुकान का शटर पहले से ही टूटा हुआ था? नहीं, हमने तुड़वाया है। आग पर काबू पाने के लिए इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तुम्हारा क्या ख्याल है, आग कैसे लगी होगी? अभी कुछ कहना मुश्किल है। आग बुझ जाने दो, कारण भी पता लग जाएगा। और फिर आग बुझने के बाद इंस्पेक्टर मनोज दुकान में दाखिल हुआ तो दुकान की हालत देखकर उसके चेहरे पर निराशा के गहन भाव उभर आए। ओह, अब यहाँ कोई सूत्र हाथ लगना मुमकिन नहीं है। फिर इंस्पेक्टर मनोज रमेश से विदा ले जैसे ही बाहर जाने के लिए मुड़ा। ओह, वह अज्जली चीज डायरी मालूम पड़ती है। देखूं, शायद कोई काम की बात मालूम हो जाए। इंस्पेक्टर मनोज ने आगे बढ़कर डायरी उठा ली और डायरी के बचे खुचे पेजों का निरीक्षण करने लगा। अचानक, ओह, कहीं यह हुक्म के इक्के के फ़ोन का नंबर तो नहीं है? और फिर इंस्पेक्टर मनोज का संदेह दृढ़ निश्चय में बदलता चला गया। जरूर ऐसा ही होगा। अब इसमें कोई शक नहीं कि सुबीर सेन हुक्म के इक्के का आदमी था और उसकी असलियत से वाकिफ था। यही भेद बताने के लिए वह धर्मपाल से मिलने पार्क में गया था, लेकिन ऐन मौके पर दोनों की हत्या कर दी गई। लेकिन अब हुक्म का इक्का कानून की गिरफ्त से नहीं बच पाएगा। इस निश्चय पर पहुंचते ही इंस्पेक्टर मनोज ने डायरी का वह पन्ना फाड़कर अपनी जेब में रख लिया और दुकान से बाहर निकल आया। थोड़ी ही देर बाद वह अपने एक परिचित फोटोग्राफर की दुकान पर था। मिस्टर भंडारी, इस लाइटर में से रील निकाल लो। मुझे 2 घंटे के अंदर फोटोकॉपी मिल जानी चाहिए। जी, आप निश्चिंत रहिए। फोटोग्राफर भंडारी इंस्पेक्टर मनोज के हाथ से लाइटर लेकर डार्क रूम में चला गया। तब इंस्पेक्टर मनोज ने फ़ोन पर एक्सचेंज का नंबर मिलाया और अपना परिचय देने के बाद डायरी पर लिखे नंबर का ब्यौरा देने के बाद फ़ोन के मालिक का नाम व पते के बारे में जानकारी मांगी। जल्दी ही उसी जानकारी मिल गई। ओह, थैंक यू। फ़ोन नंबर के मालिक का नाम पता अपनी डायरी में नोट करने के बाद उसने संबंध विच्छेद कर दिया और दुकान से बाहर निकल आया। तो यह फ़ोन नंबर सेठ राकेश बिहारी का है। इससे पहले कि वह सतर्क हो, मुझे उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए। मन ही मन निश्चय कर इंस्पेक्टर मनोज जीप में बैठ सेठ राकेश बिहारी के निवास की ओर चल पड़ा। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।